Yesterday I could not set the homework. So today I am here. I will teach you some theories and I will set homework. कुछ थ्योरी भी देखेंगे और नए होमवर्क को भी सेट करेंगे. पिछले क्लास में मैंने जो होमवर्क सेट किया था उसे भी चेक करेंगे. तो चलिए तत्काल कुछ थ्योरी को देखते हैं. ये देखिए मैंने क्या लिखा, नॉट ओनली प्लस S1 प्लस बट ऑल्सो प्लस S2 और प्लस वर्ब. जरा इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं. यानी जब भी कोई स्टेटमेंट में आपको पता चले कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्मेट में नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शन का काम करता है. कंजक्शन का वर्क क्या है? कंजक्ट करना. तो ये सब्जेक्ट्स को कंजक्ट करता है. यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, S1 और S2. लेकिन बात जब वर्ब की आएगी तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में सेंटेंस का वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा. यानी कि इस वर्ब को इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. ये वर्ब और इस सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन होता है. यानी कि ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इस वर्ब को क्या होना है? सिंगुलर होना है. अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इस वर्ब को क्या होना है? प्लूरल होना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पर हम बात करें नॉट ओनली बट ऑल्सो की. मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शन का काम करता है. अतः ये दोनों दो सब्जेक्ट को ऐड करेगा, दो सब्जेक्ट को कंजक्ट करता है, S1 और S2, जिसे हमने माना. तो अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ जाए तो अगर वर्ब लगाने की बात करनी हो तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा. यानी कि अगर आपका सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. फर्स्ट सब्जेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है. चलिए पहले इस बात को मैं लिख देता हूं. नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो combine two subjects, and in this case the verb of the sentence depends upon the सेकेंड सब्जेक्ट. और इस स्थिति में सेंटेंस का वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है. इसको फर्स्ट सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो दो सब्जेक्ट को जोड़ता है. बात जब वर्ब की आती है तो वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है. अगर सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा और सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा. जब भी किसी सब्जेक्ट के फॉर्मेट में नॉट ओनली बट ऑल्सो दिखाई दे तो आप देखिए वहां पर आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे और सेंटेंस का वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के आधार पर होता है. कुछ क्वेश्चंस बना करके देखते हैं. जैसे एक छोटा सा सवाल है, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड दैट्स गुड. ओके, और ऑप्शन में यहां पर आपके सामने इज और आर है. अब सवाल उठेगा कि इज का यूज करें कि आर का यूज करें. मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में आपके पास दो सब्जेक्ट हैं और जब भी बात सेंटेंस के वर्ब की आएगी तो सेकंड वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. यानी यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट मतलब वर्ब जो है वो हिज फ्रेंड के आधार पर होगा. जैसा कि आपको पता है कि हिज फ्रेंड सिंगुलर है इसलिए वर्ब यहाँ पर इज हो जाएगा. लेकिन कोई दूसरा सेंटेंस देखते हैं. नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स डैश गुड. एक बार फिर आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन में इज और आर है. अब सवाल उठेगा कि वर्ब क्या होगा. तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में दो सब्जेक्ट होते हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो दो को कंबाइन करता है, दो को कंजक्ट करता है. बात जब वर्ब की आती है तो सेकेंड वाले पे डिपेंड करता है. तो कम एंड फाइंड आउट द सेकेंड सब्जेक्ट. यहाँ पर सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स. और आपको पता है कि ये प्लूरल है, तो चूंकि ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. तो जब भी आपका सामना नॉट ओनली बट ऑल्सो से हो तो आप इसी थ्योरी को फॉलो करेंगे. आज जो मैं होमवर्क सेट करूँगा, टुडे आई विल सेट होमवर्क, तो आपको क्वेश्चन जो बनेंगे, आप जो क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें इस थ्योरी से भी आपका सामना होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे. पिछले क्लास में जो सिंटेक्स चैप्टर है
जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में भी जानते हैं। पिछले क्लास में मैंने इसकी कुछ थ्योरी को डील किया था, लेकिन कुछ कारणवश मैं होमवर्क सेट नहीं कर पाया था। आज जो मैं होमवर्क सेट करूंगा, आज की थ्योरी और पिछले थ्योरी को ध्यान में रखते हुए होमवर्क सेट करूंगा। थोड़ी देर के बाद मैंने जो पिछले क्लास में होमवर्क सेट किया था, यानी कि पिछले के पिछले क्लास में, उसको भी मैं चेक करने वाला हूं। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस को आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने क्या लिखा, each every either neither, नीदर भी इसको पढ़ते हैं, नन, नो वन। इन शब्दों को ध्यान से देखिए, या वन, etc, इन शब्दों की अपनी क्वालिटी है। ये शब्द आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में मिल सकते हैं, मतलब इन शब्दों का प्रयोग आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। बट जब भी इनमें से कोई वर्ड सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है, बात जब वर्ब की आएगी तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि ये जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। चलिए इस बात को हम लिखते भी हैं। दीज आर टेकन टू बी singular subjects. So whenever any of these words is used as the subject of a sentence, we have to put singular verb. इस बात को ध्यान में रखना है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, वन, etc, इनमें से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। अतः जब बात वर्ब की आएगी तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ईच बॉय डैश डन हिज वर्क। ओके, यहां पर ऑप्शन में आपके सामने है हैज और हैव। अब एक सवाल उठेगा कि यहाँ पर हैज का यूज करें कि हैव का यूज करें। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको हैज का यूज करना है, क्योंकि ईच किस रूप में कंसिडर किया गया है, सिंगुलर के रूप में कंसिडर किया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन टेस्ट देखते हैं। एवरी वन डैश मी, ऑप्शन में है लाइक और लाइक्स। इट्स ओके, लाइक और लाइक्स। अब सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखिए, तो यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, एवरी वन। आपको पता है कि एवरीवन इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, अतः जब भी हम इसके साथ वर्ब का यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब वर्ब सिंगुलर क्या होगा, तो V5 होता है, यानी कि आपको लाइक्स के साथ जाने पड़ता है। नीदर या नाइदर ऑफ द टू रोड्स डैश गुड। एक बार फिर आपके पास ऑप्शन में इज और आर है। आप यहां पर देख सकते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, नाइदर या नीदर, जो बोलिए आप। तो वर्ब हमेशा यहां पर सिंगुलर होगा, चूंकि सिंगुलर होता है। नो वन या नन, नन डैश मी, ऑप्शन है हेल्प और हेल्प्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर वर्ब किसके आधार पे हो रहा है, तो नो वन के आधार पर। नो वन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब बात वर्ब की आएगी तो सिंगुलर वर्ब का यूज हम यहां पर करेंगे। ईच हो, एवरी हो, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, वन, इनमें से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है और आपको वर्ब यूज करना है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश कम। ऑप्शन यहां पर हैज और हैव। सवाल उठेगा कि हैज का यूज करें कि हैव का यूज करें। मैंने बताया कि इनमें से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, इसलिए आपको हैज के सहारे जाना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, इनमें से या वन कोई भी शब्द अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब के साथ जाइए, यानी आप सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता है क्योंकि इनसे मिलते जुलते कुछ हमारे पास थ्योरी है, जो थ्योरी इन्हीं से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो चलिए उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है अंतर। ओके, तो चलिए अब देखिए अंतर क्या है। एक होता है आइदर और, एक होता है
नाइदर नॉर, और एक होता है और। ये कंजक्शंस के रूप में भी यूज होते हैं। जब हम इनको कंजक्शंस के रूप में यूज करते हैं तो ये दो सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं, S1 S2 S1 S2 S1 S2, आपको दो सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो जब भी आइदर और, नाइदर नॉर या और कंजक्शंस के रूप में यूज होते हैं, कंजक्शन का मतलब है कंबाइन करते हैं सब्जेक्ट्स को, तो आपको दिखाई देंगे कि दो सब्जेक्ट को ये जोड़ेंगे। लेकिन बात जब वर्ब की आएगी तो इसके केस में आइदर और, नाइदर नॉर या और के केस में सेंटेंस का वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। नजदीक वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करने का मतलब क्या होता है ये हम दिखलाते हैं, लेकिन तत्काल पहले इस थ्योरी को लिखते हैं। इन द केस ऑफ आइदर और, नाइदर नॉर एंड और, the verb of the sentence depends upon the nearer subject, नजदीक वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये सभी जो हैं हमेशा दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। जितने भी शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ये सभी कंजक्शंस है। कंजक्शंस का काम होता है कंजक्ट करना, ये सब्जेक्ट को कंजक्ट करते हैं, ये दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। इस बात को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, these conjunctions combine two subjects। एग्जाम्पल को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस है मेरे सामने, आइदर ही और आई डैश राइट। ऑप्शन में आपके पास है इज और एम। अब सवाल उठता है कि इज का यूज करें कि एम का यूज करें। चलिए समझने वाली बात क्या है, देखिए यहां पर आइदर है और है, ही और आई को यहां पर कंबाइन किया गया है। मैंने बोला आइदर और, नाइदर नॉर और के केस में चूंकि दो सब्जेक्ट को कंबाइन करता है, वर्ब नियरर सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। नियरर सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई के आधार पर क्या हो जाएगा एम, नजदीक वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। वैसे ही कोई दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, नाइदर सी और नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स डैश गुड। यहां पर भी ऑप्शन में आपके सामने इज और आर है। मैंने बोला कि वर्ब नजदीक वाले यानी नियरर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आर। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इन शब्दों का काम है या फिर ही और आई डैश राइट। ऑप्शन में इज और एम है, यहां पर एम के सहारे यूज करना पड़ता है। बस अंतर क्या है तो समझिए, अंतर क्या है वो समझना आपको पड़ेगा। यहां पर आपके पास आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर या और आकर के कंबाइन कर रहा है सब्जेक्ट्स को। लेकिन कभी कभी आपको आइदर या नाइदर जो है अकेले आएगा, वो किसी सब्जेक्ट को कंबाइन नहीं करता है। तो वैसी स्थिति के लिए मैंने बताया कि आपको कैसा वर्ब यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसे समझिए सेंटेंस को देखिए, एक सेंटेंस है आइदर ऑफ द टू बॉयज डैश गुड। ऑप्शन में ईज और आ रहे हैं तो आपको ईज के सहारे जाना पड़ता है। आप यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं कि यहाँ पर ईज के सहारे क्यों जाना पड़ा। यहाँ पर ईज के सहारे इसलिए जाना पड़ेगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है आइदर, तो आइदर के अनुसार तो हम थोड़ा देर पहले देखें कि सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, दिस थ्री क्वेश्चंस का कंडीशंस अलग है। यहाँ पर आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर और आकर के सब्जेक्ट को कंबाइन कर रहा है। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट को कंबाइन नहीं किया गया है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, नाइदर ऑफ द रोड्स डैश गुड। ऑप्शन ईज माने तो आपको ईज के सहारे जाना पड़ेगा, क्योंकि नाइदर एक कैसा सब्जेक्ट होता है, तो नाइदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। एक्चुअली नाइदर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब की बात करते हैं वो कैसा वर्ब यूज करते हैं हम, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, वन, इनमें से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है, इनको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। चूंकि ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कहां पर होता है, आइदर और, नाइदर नॉर या और के केस में। चूंकि आइदर और, नाइदर नॉर और कंजक्शंस का काम करते हैं, तो कंजक्शन का फंडामेंटल वर्क क्या है, तो कंजक्शन का फंडामेंटल वर्क है सब्जेक्ट को कंबाइन करना। तो ये सब कंजक्शन जब सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे, बात वर्ब की आएगी, तो वर्ब हमेशा नियरर सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। नियरर का मतलब क्या होता है, नजदीक वाला। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चूंकि होमवर्क जो मैं सेट करने वाला हूं, उस होमवर्क में
आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। थ्योरी अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस को आप आसानी से नहीं बना सकते हैं। चलिए, आपने पिछले क्लासेस में बचपन में एक टर्म पढ़ा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। एक बड़ा चैप्टर है ये रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत बहुत सारी थ्योरी को देखना पड़ता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन की क्वालिटी, एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रकार का कंजक्शन होता है। इसके अंतर्गत आपके सामने हु, विच, दैट, बट और बहुत सारे शब्द आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं। ये मुख्य रूप से आपके सामने आएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी एक प्रकार का क्या होता है, कंजक्शन। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम होता है ऐड करना, जोड़ना, कंजक्ट करना। रिलेटिव प्रोनाउन भी सेंटेंसेस को क्या करता है, कंबाइन करता है। रिलेटिव प्रोनाउन भी एक प्रकार का कंजक्शन होता है, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत होती है, समझ रहे ना, जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके बाद जो वर्ब आता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, वो उसके रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है। अब एक क्वेश्चन सवाल में उठेगा कि एंटीसीडेंट क्या होता है, तो जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है वो उसका एंटीसीडेंट होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब हम यूज करते हैं स्टेटमेंट पे उसके एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है। चलिए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस है, आई लाइक द पर्सन हु इज ऑनेस्ट। इस सेंटेंस को देखिए, इसका मतलब होता है मुझे वो व्यक्ति पसंद होता है जो ईमानदार होता है। अब यहां पर देखिए आई लाइक द पर्सन और यहां पर हु इज ऑनेस्ट है। आपको दो दो क्लाउज दिखाई दे रहा है। ये जो हु है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं आया है। आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि हु है, विच है, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आता है। तो जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहा था, इसको आप देख के पहचान लेते हैं। तत्काल यहाँ पर इनका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। तो हूँ जो यहाँ पर है वो क्या है, इट्स रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही होता है रिलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेट कर रहा है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है। एक शब्द थोड़ा देर पहले मैंने बोला था, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है ना, वो उसका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इस बात को हम लिख देते हैं, फॉर द नाउन या प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन is used is called the antecedent of the relative pronoun। इसका मतलब हुआ कि जिस नाउन और प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है वो नाउन और प्रोनाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। इट्स ओके। जैसे यू कैन सी दिस स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। यहां पर हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, हु के पहले क्या है, पर्सन, यानी यहां पर हु का प्रयोग किसके लिए किया गया है, पर्सन के लिए किया गया है। तो इस सेंटेंस में हु रिलेटिव प्रोनाउन है और इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, तो यहां पर इसका एंटीसीडेंट हो गया पर्सन। और हम बताना चाहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के केस में रिलेटिव प्रोनाउन के लिए जो वर्ब आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है। यानी यहां पर जो हु लिखा हुआ है और इज लिखा हुआ है, ये इज हु के लिए नहीं है, ये पर्सन के लिए है। मैं दूसरे सेंटेंस से दिखाता हूं आपको। आई लाइक द पर्सन्स हु आर ऑनेस्ट। अब इस सेंटेंस में आप हु इज ऑनेस्ट नहीं लिखते, आपको क्या लिखना पड़ता है, हु आर ऑनेस्ट। अब सवाल उठा कि आर क्यों लिखे, तो पर्सन्स के आधार पर लिखे। भाई यहां भी हु है, यहां भी हु है, तो यहां पर हु के लिए आपने इज लिखा, यहां पर हु के लिए आर लिखा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों जगह हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब, द वर्ब दैट कम्स आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड्स अपॉन द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब होगा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब होगा कि एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एग्जांपल से समझिए आप इसको। एक छोटा सा एग्जांपल है, इट इज आई हु डैश योर फ्रेंड। ओके, ऑप्शन है आपके पास इज एम आर। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि यहाँ पर किस वर्ब का यूज किया जाए, इज का यूज किया जाए, एम का यूज किया जाए या फिर आर का। तो सबसे पहले देखिए हु क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, वर्ब यहाँ पर यूज करना है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब उसके एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है। तो एंटीसीडेंट क्या है, आई, आई के आधार पर हो जाएगा ये। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पर, इट इज ही हु डैश हेल्प मी। ऑप्शन में एक बार फिर आपके सामने आ गया हैज और हैव।
अब यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा वर्ब, तो हैज के सहारे जाना पड़ेगा। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई हैज, हैज का प्रयोग क्यों करेंगे, तो हूं क्या है रिलेटिव नाउन, इसका एंटीसीडेंट क्या ही, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा हैज। मान लीजिए कोई अलग स्टेटमेंट है, इट इज दे हु डैश हेल्प्ड मी, ऑप्शन में हैज और हैव है। अब सवाल उठेगा कि हैज और है, तो मैं बता दूं हैव। हैव क्यों, तो हूं से पहले क्या आ गया, दे आ गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब हम यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के आधार पे होता है। अब सवाल उठेगा एंटीसीडेंट क्या होता है, तो जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो नाउन या प्रोनाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हम यूज करते हैं वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है। आपको सेंटेंस में एंटीसीडेंट को देखना पड़ता है। अगर आप एंटीसीडेंट खोजने में सफल हो जाते हैं तो आसानी से वर्ब का यूज कर सकते हैं। आज जो मैं होमवर्क सेट कर रहा हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू सेट सम होमवर्क and I want to tell you that all these theory will be in that homework। उस होमवर्क में ये सारे थ्योरीज रहेंगे, इसलिए इन सारे थ्योरीज को ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आप इन थ्योरीज को ध्यान से नहीं देखते हैं तो फिर आप होमवर्क को नहीं बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैंने क्या लिखा, कॉमन नाउन, बचपन से आपने इसको पढ़ा होगा। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा जो जाति का बोध करा दे, कास्ट को रिप्रेजेंट कर दे, कॉमन नाउन। जैसे फार्मर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, आपको पता है। तो कॉमन नाउन की कास्ट के साथ एक स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन क्या है वो देखिए, समझने वाली बात है। कंडीशन है आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन प्लस एंड प्लस आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। अगर कहीं भी ये कॉन्फ़िगरेशन बनता है तो ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये कॉन्फ़िगरेशन अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है, चूंकि ये प्लूरल का रिप्रेजेंटेटिव है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा द पोइट एंड द टीचर। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, आर्टिकल है, ये क्या है, कॉमन नाउन है, ये एंड है जिसकी हमने चर्चा की, कंजक्शन होता है, ये आर्टिकल है और ये क्या है, कॉमन नाउन है। तो आपको समझने वाली बात क्या है, अगर कहीं भी सेंटेंस में ये कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ये प्लूरल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और ये कॉन्फ़िगरेशन अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक सेंटेंस है हमारे सामने, द डॉक्टर एंड द फार्मर डैश कमिंग। ऑप्शन में इज और आर। अब वर्ब यूज करना है, सवाल उठेगा कि किस वर्ब का यूज करें, इज का यूज करें कि आर का यूज करें। बड़ा सिंपल है, यहां पर देख सकते हैं आर्टिकल कॉमन नाउन एंड प्लस आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन, यानी कि ये दो व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां पर दो व्यक्ति, एक डॉक्टर एक फार्मर है, तो दो व्यक्ति है तो प्लूरल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। लेकिन इसका दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्टिकल आता है, कॉमन नाउन आता है, एंड आता है, और यहाँ पर आर्टिकल नहीं, सिर्फ क्या आ जाता है, कॉमन नाउन आ जाता है। तो ये एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। दोनों के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दोनों कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल है, यहाँ पर एक कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल है। जैसे मान लीजिए द डॉक्टर एंड टीचर। अब अंतर समझिए, द डॉक्टर एंड द फार्मर कहने का, या द डॉक्टर एंड फार्मर ही लिखते हैं, द डॉक्टर एंड द फार्मर कहने का मतलब क्या होता है, तो इसका कहने का मतलब होता है कि दो व्यक्ति, एक डॉक्टर है दूसरा फार्मर है। और द डॉक्टर एंड फार्मर कहने का मतलब क्या होता है, तो इसके कहने का मतलब होता है एक ही व्यक्ति है जो डॉक्टर भी है और फार्मर भी है। जैसे हमारे सामने सेंटेंस आ जाता है, द डॉक्टर एंड फार्मर डैश कमिंग। ऑप्शन है इज और आर। सवाल उठेगा कि इज का यूज करे कि आर का यूज करे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर इज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्टिकल पे सब कुछ डिपेंड करता है। क्वेश्चन देखिए, एक द टीचर एंड द पोइट डैश कमिंग, एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है द टीचर एंड द पोइट डैश कमिंग, ये सेकेंड सेंटेंस है। ऑप्शन में इज और आर है और यहां पर भी ऑप्शन में इज और आर है। सवाल उठेगा कि किसका यूज करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, द टीचर एंड द पोइट,
यहां पर आप देख सकते हैं 2 आर्टिकल है, इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो किया जा रहा है। इसका मतलब कितने व्यक्ति की बात हो रही है? 2 व्यक्ति की। अच्छा 2 व्यक्ति क्या होगा? प्लूरल, इसलिए प्लूरल वर्ब के साथ आपको जाना पड़ेगा। कम टू दिस स्टेटमेंट, द टीचर एंड द पोइट, सॉरी द टीचर एंड पोइट, कवि और सॉरी शिक्षक और कवि, यहां पर एक ही आर्टिकल इसलिए एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आपको इसको सिंगुलर वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस का सामना आपसे होगा। आप जब ऐसे सेंटेंसेस का सामना करेंगे तो आसानी से इस बात को देखेंगे कि कॉमन नाउन जो है उसको एंड से जोड़ा गया है। तो 2 कॉमन नाउन है, तो क्या दोनों के पहले आर्टिकल का यूज किया गया है या फिर एक के पहले आर्टिकल का यूज किया गया, उसके आधार पर आप वर्ब यूज करेंगे। इसी से मिलता जुलता कुछ और सेंटेंस, एक सेंटेंस है ए रेड एंड ब्लैक हॉर्स डैश रनिंग, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ए रेड एंड अ ब्लैक हॉर्स डैश रनिंग। यहां पर भी ऑप्शन में इज और आर है और यहां पर भी ऑप्शन में इज और आर है। सवाल उठता है कि कहां पर किसका यूज करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि ए रेड एंड ब्लैक हॉर्स, इसका मतलब एक ही घोड़ा है जिसमें लाल रंग भी है और ब्लैक रंग भी है, तो सिंगुलर है इसलिए आपको इज के सहारे जाना पड़ता है। ए रेड एंड ब्लैक हॉर्स, यहां पर 2 घोड़ा है, एक लाल और एक ब्लैक, इसलिए प्लूरल है इसलिए आपको आर के सहारे जाना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिएगा। एक चीज और आपने सुना होगा, ये देखिए मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है एडजेक्टिव जो पोजीशन का बोध कराते हैं। पोजीशन मतलब राइट और अधिकार को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं माई, हिज, हर, आवर, योर, देयर, इट्स इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ भी सेम कंडीशन होता है, जैसा कि ये कंडीशन है। कैसा होता है सो समझिए। जैसे क्वेश्चन है माई फादर एंड माई गार्जियन डैश कमिंग, ऑप्शन में यहां पर इज और आर है। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर फादर और गार्जियन है जो कि कॉमन नाउन है और यहां पर 2 पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है, 2 बार पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। इसके कहने का मतलब 2 व्यक्ति, माई फादर एंड माई गार्जियन डैश कमिंग का मतलब हो गया एक व्यक्ति आपके पिता और एक व्यक्ति आपके गार्जियन है। तो 2 व्यक्ति के आने की बात हो रही थी, प्लूरल है इसलिए आपको प्लूरल वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, माई फादर एंड गार्जियन डैश कमिंग, यहां पर ऑप्शन में आपके सामने इज और आर है। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर आपको इज के सहारे जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 कॉमन नाउन है लेकिन एक ही कॉमन नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। मतलब यह सेंटेंस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक ही व्यक्ति है जो पिताजी भी हैं और गार्जियन है, तो सिंगुलर है इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा। ऐसे थ्योरी को आपको दिमाग में रखना पड़ता है। आप ऐसे थ्योरी को दिमाग में नहीं रखेंगे तो शायद आप होमवर्क जो है नहीं बना पाएंगे। और थ्योरी अगर आप सीखते हैं, होमवर्क को बनाना जरूरी रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा होमवर्क बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए एक और चीज़ देखिए, मैंने क्या लिखा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी ये सब चीज़ हैं ETC, ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, ये सबको जब आप लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो दीज प्रोसेसेस आर टेकन टू बी सिंगुलर। इन प्रोसेसेस को क्या लिया जाता है? सिंगुलर लिया जाता है। अतः इनके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। एग्जाम्पल से समझिए, दीज प्रोसेसेस आर टेकन टू बी सिंगुलर। इन प्रोसेसेस को क्या लिया जाता है? सिंगुलर लिया जाता है। मतलब इन प्रोसेस के केस में आपको वर्ब कैसा यूज करना पड़ता है? तो सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, कैसे? 2 and 2-4। अच्छा, ऑप्शन में 2 चीज है आपके पास, मेक और मिक्स। मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि 2 और 2 4 होते हैं। ये प्लस का प्रोसेस है और मैंने बोला कि प्लस का प्रोसेस या माइनस या जो भी ये सब प्रोसेस सिंगुलर होता है, जैसे सिंगुलर वर्ब लगेगा तो सिंगुलर वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। 3 times 2-6, यहाँ पर ऑप्शन में इज और आर है तो आपको यहाँ पर इज के सहारे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, यानी गुना करने की बात हो रही है। 3 times 2-6, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? इज 6 लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज मैंने बहुत सारी थ्योरी को डील किया और मुझे आशा है कि आप इसको समझे होंगे। तो सबसे पहले मैं होमवर्क सेट करूंगा और होमवर्क भी चेक करूंगा पिछले क्लास का। लेकिन आज जो मैं होमवर्क सेट कर रहा हूं तो इसके पिछले वाला जो मैंने क्लास जो अपलोड किया था टाइम सिंटेक्स का, उस सिंटेक्स के थ्योरी के
अकॉर्डिंग। उस टेक्स्ट की थ्योरी पर मैंने होमवर्क सेट नहीं किया था, उसको ध्यान में रखते हुए होमवर्क में सेट कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपके पास एक किताब है, किताब का नाम है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बाय आर के सिन्हा। इस किताब में आप क्या करेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 92 पे चले जाएंगे। कब कहाँ पे चले जाएंगे? और 92 में 1 से लेकर के 1 to 51 क्वेश्चन है, जिस 51 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इस 1 से 51 क्वेश्चन को चेक करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी बनाएंगे जब आज की थ्योरी और पिछले क्लास में जो थ्योरी बताया गया था उसको देख लेंगे, उसको समझ लेंगे तब, नहीं तो पूरा होमवर्क आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि पिछले क्लास में, सिंटैक्स के क्लास में, सब्जेक्ट एग्रीमेंट के क्लास में मैंने कुछ होमवर्क सेट किया था, उसको एक बार मैं उसका आंसर बता देता हूं और फिर आज के सेशन को समाप्त करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 91, उसमें मैंने होमवर्क सेट किया था 31 to 50। तो चलिए उसको देखते हैं, चेक करते हैं। 31 to 50। द जूरी डैश पास्ट इट्स जजमेंट, वहां पर ऑप्शन में हैज और हैव है। मैं बता दूं आपको हैज के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन टाइप का जितना भी वर्ड होता है, खास करके कलेक्टिव नाउन, उसके साथ अगर सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर दिया गया है ऑलरेडी, तो आपको सिंगुलर वर्ब के सहारे जाना पड़ता है। अगर प्लूरल पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो प्लूरल वर्ब के सहारे जाना पड़ता है। यहाँ पर इट्स का यूज किया गया है जो कि सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, तो आप हैज के सहारे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? देयर। देयर कैसा पॉजिटिव एडजेक्टिव है? प्लूरल, तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल, इसलिए वेयर के सहारे आप जाइए। द गवर्नमेंट डैश डन सो इन देयर इंटरेस्ट। गवर्नमेंट है, कलेक्टिव नाउन के रूप में आता है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप का वर्ड है, सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब के साथ जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव पर डिपेंड करता है। यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर है जो कि प्लूरल है, इसलिए हैव है। 21 रुपीज डैश पेड टू मी। 21 रुपीज क्या है? इट्स अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब के रूप में आपको वाज लगाना है। 10 माइल्स डैश नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये पर क्या हो गया? 10 माइल्स क्या है? डिस्टेंस, और हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस के केस में भी वर्ब कैसा लगता है? सिंगुलर, तो कैसा वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर, यानी क्या लगेगा? इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 टन्स ऑफ कोल। अमाउंट है, अमाउंट सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा इज। सिटी आफ्टर सिटी, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस है। सेंटेंस का वर्ब पहले नाउन पर डिपेंड करता है, फर्स्ट नाउन सिटी है जो कि सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यानी कि वाज। योर ट्राउजर्स, ट्राउजर्स के बारे में मैंने बताया था कि प्लूरल नाउन है, वर्ब प्लूरल लगेगा, इसलिए आर। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, हमने बोला था कि अगर प्लूरल नाउन के पहले ए पेयर ऑफ का यूज कर दिया जाता है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ए पेयर ऑफ को कंसीडर किया जाता है। चूंकि ए पेयर ऑफ एक सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए हैज। माई सीजर्स, सीजर्स प्लूरल वर्ड है, हमेशा प्लूरल रहने वाला वर्ड है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा आर। द पुअर मतलब गरीब लोग, प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करने की वजह से प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है, इसलिए प्लूरल वर्ब यानी आर। द ब्लाइंड, द पुअर की तरह, द ब्लाइंड भी प्लूरल है, इसलिए आर। ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर एक परमानेंटली सिंगुलर वर्ड होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इज। शेक्सपियर्स प्लेज डैश इमोर्टल। क्वेश्चन नंबर 44 है, शेक्सपियर्स प्लेज लिखा गया है, तो प्लेज क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा, इसलिए आप यहाँ पर आर के सहारे जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, कुछ बुक्स में यहाँ पर शेक्सपियर्स प्लेज के बजाय शेक्सपियर्स पोइट्री लिख दिया गया है। So for your kind information, I want to tell you that poetry is a singular term. So in the case of poetry, you have to go with singular verb. So आप singular verb के सहारे जाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, the police plural subject है, इसलिए plural verb यानी have। Mathematics subject का नाम है, एक subject का नाम हमेशा singular होता है, इसलिए singular verb is। His wages, wages का मतलब यहाँ पर मजदूरी है, और wages के दो मतलब होते हैं, मजदूरी और सजा। लेकिन आपको पता है कि जब मजदूरी का मतलब वेजेज का मतलब मजदूरी होता है तो इसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, इसलिए आर। द वेजेज ऑफ सीन, यहाँ पर इसका मतलब हो गया पाप की सजा, और यहाँ पर पाप की सजा मतलब होने की वजह से ये सिंगुलर वर्ब का यूज लेगा, इसलिए आपको इज के सहारे जाना पड़ेगा। नथिंग बट वाटर वाज, और नथिंग बट ट्रीज वाज। चूंकि हमने थ्योरी पढ़ा है कि नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, सेंटेंस के वर्ब की जब बात करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं नथिंग बट के केस में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने जो थ्योरी बताया और पिछले क्लास में जो मैंने थ्योरी बताया था उसको मिलाकर के आप बनाएंगे एक्सरसाइज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 1 से 51 तक। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इस होमवर्क को भी चेक करेंगे, आगे थ्योरी पढ़ करके आगे के लिए भी होमवर्क सेट करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय। इन क्वेश्चन को, थ्योरीज को देखिए, पढ़िए, समझिए, याद कीजिए और क्वेश्चंस बना करके मिलते हैं फिर अगले सेशन में।